बोलना कौन सा पार्ट बताऊँ, सर्कुलेटरी पाथवे बताऊँ, ह्यूमंस कौन सा पार्ट बताना है बताना। नहीं, कार्डियक साइकिल कहाँ है कार्डियक और साइकिल। ईसीजी। कार्डियक साइकिल बताओ क्या होता यही। है, चलो देखते कार्डियक साइकिल हाँ। क्या होता है, ठीक है ना। और ईसीजी बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो पढ़ना फिर बताता हूँ क्या है कार्डियक साइकिल। पढ़ना, क्या लिखा है रीड। How does the heart function? हम्म। Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart are हम्म। in a relaxed state. हम्म। Therefore, they are in joint diastole. हाँ तो वेट, सबसे As पहले, the हाँ मैं ऐसा मार्क जहाँ पे करूँगा ना हमको रुकना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे एक बात हाँ, बताना, डायस्ट्रोल का मतलब क्या होता है। relaxation. हाँ, डायस्ट्रोल का मतलब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में नहीं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे हार्ट के एक साइकिल को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम अब एक साइकिल क्या तो भी समझाऊंगा, तो एक समझना है, सपोज एक साइकिल है हार्ट में। अगर मुझे हार्ट के साइकिल को समझना है, तो सबसे पहले मुझे तो ये समझ में आना चाहिए कि हार्ट के पास चार चैम्बर होते हैं। और हम लोग कहाँ से स्टार्ट हाँ, कर रहे हैं, हमारा इनिशियल स्टेज में क्या है, हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स है। तो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स में, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब क्या होता है, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन में। तो relax. स्टार्ट हो गया। तो पहला क्या है, Hmm. जाइन डायस्टोल, मतलब दोनों जन साथ में रिलैक्स है। रिलैक्स का मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन। चलो आगे पढ़ना। As the tricuspid and bicuspid valves are open, हाँ। blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle, चलो, respectively, through the हाँ left and right अब atria. चलो इसको समझते। सबसे पहले मुझे एक बात बताना, क्या बोला है, एज ट्राई का स्पीड एंड, अब याद रखना, ट्राई जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो बताना ट्राई का स्पीड बाई का स्पीड वॉल ओपन रहता है या क्लोज रहता है। Open. ओपन। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना। जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है तो सबसे पहले ये समझना है ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड वॉल ओपन रहता है। तो बताना ट्राई का स्पीड वॉल किस साइड होता है, बाई का स्पीड वॉल किस साइड होता है। Tricuspid होता है राइट साइड और हम्म, bicuspid लेफ्ट साइड. ठीक है। ओपन, ये खुला हुआ है। चलो पहला तो समझ में आया, ये दोनों ओपन है, रिलैक्स स्टेट में है। दूसरा, अब जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, अब मुझे एक बात बताना, अब तो हार्ट में मान के चलो, अब हार्ट एकदम नॉर्मल, ऐसा एकदम रिलैक्स स्टेट में है। तो उसमें ब्लड भर रहा है, तो बताना ब्लड 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 के पास कहाँ से आएगा, हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आएगा। पल्मोनरी नहीं, वीना कावा से और पल्मोनरी वेन से. अब चलो बात करते हैं, वेना कावा ब्लड कहाँ देता है, पता है किस पार्ट में देता है वेना कावा। देखो ट्रिक बताता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको सिर्फ याद रखना है, हमेशा इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, बाकी अपने आप सब आ जाएगा। तो बताना जो ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड मान के चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट। हाँ, बताना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के पास होता है या पल्मोनरी वेन के पास होता है। पल्मोनरी वेन के पास. इसका मतलब पल्मोनरी वेन कहाँ ओपन हो रही है, लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड, क्योंकि ऐसे ही मैं तो मेरे को तो बस एक ही लाइन याद है, बाकी पूरा अपने आप लॉजिक से बना लेता हूँ। तो मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजनेटेड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला हाँ, सकता है, पल्मोनरी वेन। दूसरा वेना कावा, बताना वेना कावा क्या है, दो वेना कावा है ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना हाँ. कावा। वो कहाँ ब्लड लेके आएगी, कॉमन सेंस है, राइट हैंड साइड में ले आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्स। अच्छा बता, वेना कावा का मतलब पता है क्या है, पता है क्या होता है। नहीं. वेना कावा का मतलब होता है लार्जेस्ट वेन। क्या मतलब होता है, लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन. अब खुद बताना वेन में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, राइट। हाँ. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, राइट. राइट में। ये सब चीज़ पता है, ठीक है ना, हाँ. राइट में ही आएगा। चलो तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे में, तो अब मेरे पास हार्ट के पास
ये दोनों ओपन था और ब्लड यहाँ से आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जाइंट हॉस्टल में क्या क्या होता है, फिर ये सारी तो समझ में आया। जाइंट हॉस्टल में ये हुआ। अब हाँ। मेरी बात, चलो आगे पढ़ना। अब बताओ, अच्छा ये बताना क्या लिखा है, पढ़ना पढ़ना। The semilunar valves are closed at this stage चलो बताना through the सेमिलुनार। हाँ बताना सेमिलुनार वॉल क्या होता है। semilunar valves aorta और pulmonary artery में होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में होता है, नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। एओर्टा जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पे, और पल्मोनरी आर्टरी जैसे स्टार्ट होती है वहाँ पे, मतलब समझ में। अब मुझे एक बात बताना, अब ये समझना है पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है, किस साइड में होता है बताना। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे जब पल्मोनरी वेन है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी भी होगा राइट साइड में। ठीक है ना। चलो आगे पढ़े। अब ये लोग बंद है, बंद है का मतलब, अच्छा बंद इसका मतलब क्या हुआ, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से तो ब्लड नहीं आ रहा है, राइट। याद रहेगा। हाँ। हाँ चलेगा। यहाँ ये सेमी लूनर, अच्छा सेमी लूनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आधा मून के बराबर जैसा दिखता है। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब मून, आधा मून जो होता है ना उसके जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब पढ़ना यहाँ हम्म। पे क्या लिखा हुआ है। The SA node now generate an action potential which stimulate both the atria to undergo a simultaneous contraction, the atrial systole. अब मेरी बात सुनो, बताना। ये लोग जॉइंट डायस्टोल में थे, अब किसकी बारी है, जॉइंट Atrial सिस्टोल। systole. जॉइंट सिस्टोल। अब देखते हैं जॉइंट सिस्टोल कौन जनरेट करता है, बताना। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोड्यूस करता है, SA node. एसए न्यूट्रोड प्रोड्यूस करता है। और क्या होता है, हाँ। जॉइंट सिस्टोल हो गया जिससे जॉइंट सिस्टोल। अब देखते हैं जॉइंट, अब देखना जॉइंट डॉस्टल में क्या क्या हुआ हम लोग को पता है। अब देखते हैं जॉइंट सिस्टोल में क्या क्या होगा, वो आगे लिखा हुआ है, पढ़ना है यहाँ पे। This increased the flow of blood into the ventricle by about 30%. The हाँ। action potential is conducted by the ventricular side by AV node and AV bundle, where the bundle of His transmit it through the entire ventricular अच्छा musculature. एक बात बताना, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन था तो आर्ट्रिया में ब्लड आ रहा था ना, एट्रिया में ब्लड आ रहा था बाहर से अपने आप, हाँ। क्योंकि ओपन था। और एक बात बताना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन था तो आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में भी तो आ रहा था ना। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हाँ। हूँ, डाउट इसमें कुछ बचा हाँ। होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा था तो ब्लड पल्मोनरी वेन एंड यहाँ से वेना कावा से आर्ट्रिया में आया। अब सिंस ये वॉल ओपन था तो यहाँ से ब्लड इसमें भी आ रहा था, इसका मतलब भर रहा था, गैलन भर रहा था, ठीक है ना। अब देखो ये लोग ने ना हाँ। जॉइंट सिस्टोल में एक बात कही है कि जब जॉइंट सिस्टोल हो, मतलब जब ये आर्टरिया दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा था ना उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट देखने मिला, 30%। इसका मतलब समझा, जल्दी से मेरे को बताना क्या बताना चाह रहा है, समझा। हाँ। मतलब जितना भी ब्लड जा रहा था अपने आप, उससे ज़्यादा 30% चला गया जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा ना। और कितने, वेंट्रिकल में हाँ, और कितने परसेंट का इजाफा हुआ है, 30% का। 30%। हाँ ये इसका मतलब पहले तो जा रहा था अपने आप, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी, बाय प्रेशर जा रहा था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया जॉइंट सिस्टोल में आर्ट्रिया के तो 30% का इजाफा हुआ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किससे क्या कंडक्ट होता है, कहाँ गया डायग्राम, डायग्राम कहाँ पे गया, इससे नोटिस, हाँ यहाँ पे ना। चलो बताना, कहाँ से जनरेट हुआ है इम्पल्स, ऐसे नोट, SA node. ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट हुआ, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ये इम्पल्स आर्ट्रिया में गई, राइट, यहाँ पे भी आर्ट्रिया, यहाँ पे भी। उसके बाद ये इम्पल्स कहाँ पहुँच गई, AV node. एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड के बाद कहाँ गया,
bundle of his. एवी नोड के बाद एवी नोड है ना, एवी नोड से कहाँ पे गया, बंडल ऑफ इसमें गया। चलो लेट्स सी, हाँ, बंडल ऑफ नोड से लिखा है ना, कुछ और भी लोग ने मेंशन किया बीच में। वही लिखा हुआ है। ठीक है, बाय एवी नोड एंड द एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ इज। चलो मेरी बात सुनो, अब बताना ये क्या है, व्हाट इज दिस, पता है ये क्या है, पता है कहाँ पे? ये ये तो एवी नोड है, मानता हूँ मैं ये वो एवी नोड है, ये क्या है, नहीं पता। नहीं पता है, ये क्या लिखा है बताना, एवी नोड लिखा है ना, ये क्या लिखा है, हाँ, अब ये एवी बंडल। एवी बंडल है ये, समझ में आया, याद रहेगा। अब एवी बंडल है, और एवी बंडल आगे हाँ, किस पार्ट में टूट गया, हाँ, इसमें टूटा, बंडल ऑफ फीस बंडल में। ऑफ हिज। तो दो बंडल है, एक तो एवी बंडल है और एक दूसरा है बंडल ऑफ फीस, याद रहेगा। तो लेफ्ट बंडल ऑफ फीस एंड राइट बंडल ऑफ हाँ, फीस। अब ये आगे कहाँ गया बंडल ऑफ फीस, क्या होगा यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फाइबर दिखाई देता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, हाँ। पता होगा ना राइट, इसको ना भूलना नहीं है, ठीक है ना। चल, तो मुझे एक बात बताना था, क्या क्या देखने मिला मेरे को, एसए नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हीस एंड परकिंजे फाइबर, ठीक है ना। चलो रीड करना, ये लिखा ना देखो, हाँ, एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर का मतलब पूरे वेंट्रिकल्स में ये बंडल ऑफ हीस घुस गया है, और वहाँ पे जाके क्या बनाता है पता है, जैसे ये ऐसे गया है ना, वहाँ जाके धीरे धीरे फाइबर्स बनाता है, क्या बनाता है, फाइबर्स। इस फाइबर्स का नाम क्या है, फाइबर्स। परकिंजे फाइबर। तो परकिंजे एग्जाम में क्वेश्चन फाइबर्स। आएगा, परकिंजे फाइबर का ओरिजिनेशन क्या है, कहाँ से बनता था, आंसर क्या जाएगा, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिस दे रहा है, और बंडल ऑफ हिस पूरे वेंट्रिकल्स में फैला हुआ है, क्योंकि मुझे पूरा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना। अच्छा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कराना है क्या मुझे, अच्छे 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 चीज़ का लॉजिक दे रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया, बंडल ऑफ हिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, सही लाइन है गलत लाइन है, गलत। क्योंकि आर्टरिया तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, वापिस थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा वेंट्रिकल के साथ में, हाँ, तो इसलिए याद हाँ। रखना। हाँ, तो बंडल ऑफ हिस सिर्फ वेंट्रिकल्स में फैला हुआ है, आगे फैला हुआ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, चलो पढ़ना आगे क्या हुआ। This causes the ventricular muscles to contract. The atria undergoes relaxation, coinciding with the ventricular systole. अब हाँ, Ventricular systole. एक सेकेंड, जरा मुझे समझाना क्या लिखा हुआ। अभी वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रिया रिलैक्सेशन में जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इम्पल्स नीचे गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना वेंट्रिकल्स, तो ये रिलैक्स हो रहा था, समझ में आ गया, हाँ, क्योंकि अब नर्व इम्पल्स जो है वो पहुंच चुका है, कहाँ तक पहुंच चुका है, वेंट्रिकल्स तक, परकिंजे फाइबर तक पहुंच चुका है। तो बोल रहा है दिस कॉजेज द वेंट्रिकल मसल टू। अच्छा एक बात बताना, अच्छा एक लॉजिक है ना, दोनों अगर साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहीं जाएगा क्या, नहीं। नहीं जाएगा ना, ये भी लॉजिक है ना। तो इसलिए धक कि ये दबा, फिर ये दबा, क्योंकि ये जब प्रेस हुआ तो ब्लड पूरा का पूरा नीचे आ गया, और ये जब प्रेस होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्ट, बॉडी में जाएगा। हाँ, क्योंकि वो वॉल बंद हो जाएंगे, वॉल बंद होना देखेंगे। तो याद रखना, दिस कॉजेज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टूल, द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब क्या, अब सुनो, पहला स्टेप है जॉइंट डायस्टोल, अब यहाँ पे क्या है, जॉइंट सिस्टोल वेंट्रिकल्स का, और एट द सेम टाइम आर्टरिया रिलैक्स हो रहा है, तो जॉइंट डायस्टोल, समझा, हाँ। कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं। याद रखना, ठीक है ना, जॉइंट जॉइंट चल रहा है अभी, जॉइंट में ये लोग सिस्टोल भरे, सेकेंड स्टेप में जॉइंट में सिस्टोल हुआ किसका, वेंट्रिकल्स का, राइट, वेंट्रिकल।
एंड ऊपर साइमल्टेनियसली का मतलब, ऊपर में जॉइंट डायस्टोल होगा ना। ये जॉइंट डायस्टोल भी हो रहा है ना। किसका, किसका, एट्रिया। एट्रिया का। ठीक है, अब चल, अब आगे बढ़ना, क्या लिखा हुआ। Ventricular systole increases the ventricular वेंट्रिकुलर, pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valves हम्म due to attempted backflow of blood into the atria. हम्म। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करा, Ventricle. वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो सब जगह भागने की कोशिश करेंगे ना। हाँ। तो कहाँ कहाँ भागेगा, बोलेगा जहाँ से है वहाँ पे भागूंगा मैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल से आया वेंट्रिकल्स, बोलेगा वहाँ से भागूंगा मैं। तो क्या भाग पाएगा, हाँ। नहीं। नहीं भाग पाएगा। तो किसने रोका उसको, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड Tricuspid, वॉल ने, bicuspid वॉल valve. ने रोका। तो वो वहाँ नहीं जाएगा, बैक फ्लो वहाँ नहीं होगा। अब तो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी। SL valves. देखते कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में जाएगा, राइट। तो इसने क्या बोला, जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्ड होना चालू हुआ तो ब्लड बैक फ्लो होना चालू हुआ। तो किसने रोक दिया, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ने रोक दिया, समझा। हाँ। चलो अब आगे पढ़ना। As the as the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are हाँ forced to open, allowing the blood in. हाँ, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन पूछूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ हाँ। सकता है कि सबसे पहले जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सेमी लूनार खुला, वॉल खुला, या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद। समझा मेरा क्वेश्चन। नहीं, एक बार फिर से। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हाँ। स्टेटमेंट वन में ये पूछ रहा हूँ, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज हुआ, उसके बाद सेमी लूनार वॉल ओपन हुआ, या फिर सेमी लूनार वॉल ओपन हुआ, या फिर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज हुआ, या फिर दोनों साथ में हुआ, बताना। पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद वाह, हुआ और फिर सेमिल्यूनर खुला। याद रहेगा ये लाइन, यहाँ से भी एमसीक्यू बन हाँ। सकता है ना। तो क्या लिखा है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर। तो जब ये दबाया वेंट्रिकल तो ये बंद हुआ। तो और जब दबाना तो अब फोर्स ने क्या किया, ज़्यादा ग्रेट फोर्स ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी एंड दी एओर्टा को ओपन कर दिया। याद रहेगा एओर्टा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि एओर्टा क्या, एओर्टा का मतलब पता है क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी ना। हाँ। तो लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीडेंटेड। ऑक्सीडेंटेड कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, ऑक्सीडेंटेड ब्लड लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा एटा। वही ट्रिक से चलूँ। हम्म। हाँ चलो अब पढ़ना। चलो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, दोनों रिलैक्स हुए, ठीक है ना। अब चलो, वेंट्रिकल्स ने मन भर के कॉन्ट्रैक्ट किया, आप क्या करेगा ये, रिलैक्स रिलैक्स. करेगा। चले आगे देखते, रिलैक्स में क्या हुआ, रीड करना। The ventricles now relax and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valves, हम्म which prevent the backflow of blood into the हम्म ventricles. हम्म। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which are being emptied into them by the veins. उल्टा सोचना है। अब बोलना, जब ये, अच्छा सबसे बाद में कौन बंद हुआ था, Semilunar valves. अब जब, अब ये भी रिलैक्स करेगा ना तो सबसे पहले ओपन, सबसे पहले क्लोज ये होगा, उल्टा। तो जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर समझ में आता है, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, पता है नेगेटिव प्रेशर, नहीं. नहीं पता है। मैं बता नेगेटिव प्रेशर का, अच्छा कभी पाइप लिया है, पाइप जिसमें, पाइप लिया है उसको, उसमें से हवा निकालना, तो उसके अंदर जो सिनेरियो क्रिएट होता है उसमें से हवा खींचने की कोशिश करना, उसके अंदर से जो सिनेरियो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। तो पाइप को अगर हम लोग यहाँ पे लेके हवा खींचते हैं
तो इस पर प्रेशर आता है ना अंदर की तरफ, पुशिंग होता है ना, हाँ हाँ फील होता है ना कुछ अंदर की तरफ। तो ये क्या बोला, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हुआ तो नेगेटिव प्रेशर है, तो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने से क्या हुआ, सेमी ल्यूनार वॉल क्लोज हो गया। समझ में आया, सेमी हाँ ल्यूनार। अच्छा, पोजीशन पता है पोजीशन कैसे होता है, देखो बताता हूँ मैं पोजीशन कैसे होता है। सपोज ये देखो, ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ऐसा मान के चलना है। और सेमी ल्यूनार वॉल कैसे होता है, बताता हूँ। सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार वॉल होता है ऐसे रहेगा तो, हाँ ऐसे, ठीक है ना। तो सोचना, जब इसमें प्रेशर बिल्ड होगा तो इसको धक्का देगा तो ये बंद हो जाएगा, राइट। और इसको हाँ धक्का देगा तो ओपन हो जाएगा ना, देखो यहाँ से, क्योंकि ये हाँ ऊपर की तरफ पुश होगा तो ये बंद हो जाएगा ऐसे। और इसको नीचे के धक्का देगा तो खुल जाएगा। अब उल्टा सोचना, नेगेटिव प्रेशर, तो जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो ये ब्लॉक कर देगा इसको, राइट, नेगेटिव प्रेशर के कारण। लेकिन नेगेटिव प्रेशर के कारण यहाँ से नेगेटिव प्रेशर मतलब यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा ना, ये खुल जाएगा। हाँ लॉजिक समझा। हाँ नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, ब्लड बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है वेंट्रिकल के पास में। तो वेंट्रिकल के पास में ब्लड आने के तो दो तरीके हैं अब, एक तो सेमी ल्यूनार वॉल के पास जगह है, आने आने दे सकता है, और एक ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो ऐसा है, ऐसा खुल गया वो, नीचे ऊपर से ब्लड नीचे आ गया। लेकिन वहाँ से ब्लड नहीं आया, कहाँ से, सेमी ल्यूनार वॉल से। और सीक्वेंस याद रखना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं डायस्टोल करता है, रिलैक्स करता है, तो सबसे पहले कौन क्लोज होगा, जो सबसे, सेमी-ल्यूनर। हाँ जो सबसे एंड में क्लोज हुआ था वो सबसे पहले, जो सबसे एंड में ओपन हुआ था सबसे पहले क्लोज होगा, सेमी ल्यूनार होगा। उसके बाद क्या होगा, बोल रहा है एज प्रेशर डिक्लाइन फर्दर। सी क्या लिखा है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर। तो अब कौन क्या होगा फिर, ट्रैक स्पीड वाई का स्पीड वो ओपन हो जाएगा बाय द प्रेशर इन द, ओपन होगा। हाँ याद रहेगा, समझा। अब एक बात बताना, अच्छा एक ट्रिक, एक क्वेश्चन पूछूं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैंने बोला ये रिलैक्स था। अच्छा, जब ये रिलैक्स था तो इसमें से ब्लड आ रहा था ना, भर रहा था ना, ये टंकी भर रहा था ना। हाँ तो ये क्या बोल रहा है, जब ये इसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ तो ये बंद हो गया, तो ये पता है खुल कैसे गया। एक तो नेगेटिव प्रेशर ने हेल्प किया खोलने के लिए, दरवाजे नेगेटिव प्रेशर ने क्या किया, ऐसे खोलने की कोशिश किया, ट्राई कैसे बोल। और दूसरा क्या, जब इसके अंदर ब्लड भर गया था तो ये ब्लड भी तो पुश कर रहा होगा ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को। हाँ तो ये लिखा हुआ, opened by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। समझा। हाँ कुछ भी डाउट है यहाँ तक बताना। नहीं। फीलिंग ऑफ हर्ट याद है, ये सब जो स्मॉल स्मॉल लाइन है ना, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, आर्ट्रियल सिस्टोल में टोटली क्या क्या हुआ था, डायस्टोल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, हाँ। चलो अब पढ़ने के लिखा हुआ। The blood now once again move freely to the ventricles. हम्म। The ventricles and atria are now again in a relaxed state as earlier. Soon the SA node generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues. अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, क्या हम लोग देखा वेंट्रिकुलर रिलैक्स हुआ ना, हुआ रिलैक्स, हाँ वेंटिकुलर तो आर्टिया तो पहले से रिलैक्स था ना। तो क्या दोनों हाँ पहले सिनेरियो में आ गए हैं, दोनों रिलैक्स हाँ। है। और क्या खुला हुआ है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड um, वॉल खुला हुआ है, क्यों। Tricuspid and तो bicuspid क्या valves. वंस अगेन द सेम सिनेरियो आ चुका है। अब यहाँ से वापस वही होगा, क्या होगा, जॉइंट सिस्टोल, ठीक है ना। हाँ। हुआ जॉइंट सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल, फिर रिलैक्स। Diastole. ये हो के ऐसा होगा, ये हो के ऐसा होगा, याद रहेगा, इजी है। हाँ चलो आगे में, चल। अब ये अब टाइमिंग चलते हैं, टाइमिंग में क्या क्या होता है, टाइमिंग में डाउट है क्या, टाइमिंग में हाँ डाउट है। वो भी। चलो टाइमिंग में देखते हैं क्या क्या डाउट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब अभी बताऊंगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा तो, ये 0.8 सेकेंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट
रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये और एक आता है जॉइंट जो भी, उसमें जो समय लगा उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। देखते हैं कार्डियक साइकिल में क्या क्या आता है, वो देखेंगे समझ में आएगा। चलो पढ़ना यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ। The sequential event in the heart, which is uh, cyclically repeated, is called the cardiac cycle हाँ, and is consist of systole and diastole of both the atria and ventricles. कॉमन सेंस है ना, क्या हो रहा होगा उसमें, आर्ट्रियल सिस्टोल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल, यही तो हो रहा होगा एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है ना। अब हाँ. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ने क्या लिखा हुआ। As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. यस, तो क्या हुआ, 72, एक मिनट में ये लोग बोल रहे हैं 60 सेकेंड में हार्ट 72 बार बीट किया, तो मतलब 72 साइकिल ना। हाँ. तो एक सेकेंड में तो बताना एक बीट करने में कितना टाइम लगा, वही है ना। तो क्या बोला, 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है, तो मतलब 72 साइकिल, मतलब हाँ. 72 साइकिल में 60 सेकेंड, तो एक साइकिल में कितना सेकेंड, 60/72 सेकेंड ना। 0.8. हाँ, ये चीज़ याद रखना, समझा, समझा ना। तो एक साइकिल में कितना हाँ. समय लगा, तो ये हम लोग ने यहाँ से निकाल लिया। कभी कभी लोग ना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताना, एक पेशेंट है उसका हार्ट रेट कितना है, 120 है, तो बताना उसमें कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है, तो याद आना चाहिए, ठीक है ना, कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है, तो वही लॉजिक लगाना, 60 सेकेंड में 120 साइकिल। तो पूछा कार्डियक साइकिल, तो एक साइकिल होने में कितना टाइम, इसको यहाँ से डिवाइड करना, तो एक साइकिल में आ जाएगा आंसर, समझ में आया, हाँ. 0.5 सेकेंड आएगा ना, ठीक है ना। हाँ. श्योर। अब ये लोग ने 0.8 सेकेंड बोला है, नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है मोर और लेस 0.8 होता है। अब देखते हैं 0.8 में क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है ना। चलो रीड करना क्या क्या इन्वॉल्व है, लेट्स चेक क्या क्या इन्वॉल्व है। During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. यस, अब मेरी बात सुनना, क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम, देखना। अच्छा, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड हार्ट के बाहर गया, हार्ट में ही था, हार्ट में ही वेंट्रिकल्स. मतलब अभी तो कुछ ब्लड बाहर निकला है, नहीं निकला है ना। चल, नहीं. अब बताना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो कुछ ना कुछ ब्लड बाहर निकलेगा था हार्ट से, हाँ. तो मतलब पूरे साइकिल में एक ही बार ब्लड बाहर निकल रहा है, कब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल. और वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, 70 ml. और उस 70 ml का नाम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम. तो एक स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में, एक हार्ट बीट में, एक साइकिल में, हार्ट का जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, उस स्ट्रोक में हार्ट ने कितना ब्लड बाहर फेंका, फेंका, अंदर आना मैटर नहीं करना, पे कितना फेंका, वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक कितना है, वॉल्यूम 70 ml। 70 बहुत ml. कम लग रहा है ना, 70 ml बहुत कम लग रहा है ना। तो 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड बाहर फेंका, 70 ml ही फेंका ना, लॉजिक है ना, क्योंकि एक साइकिल हाँ. 0.8 सेकेंड का है। और ये लोग क्या बता रहे हैं, कार्डियक साइकिल जब होता है, एक कार्डियक साइकिल तो कितना ब्लड बाहर आता है, 70 ml। से 70 70, से ml. स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रहेगा, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अब पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ। The stroke volume multiplied by the heart rate gives the cardiac अब सुनना output. कार्डियक आउटपुट क्या था, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना, वो एक साइकिल के लिए डिफाइंड है, कि एक साइकिल में कितना ब्लड बाहर आया, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। और दूसरा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, याद रखना कार्डियक आउटपुट किसके लिए डिफाइंड है, 1 मिनट के लिए डिफाइंड है, याद रहेगा, कंफ्यूज हाँ. मत होना। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है,
एक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जितना ब्लड बाहर फेंक देता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक, स्ट्रोक इसको बोलते हैं, एक स्ट्रोक। कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट में एक हाँ, मिनट में हार्ट कितनी बार कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर फेंक देता है। तो कितनी बार फेंका होगा? 70 एक बार में फेंक रहा है तो 72 इंटू कर दूंगा तो यही आएगा ना मेरा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। समझा वैसे क्या मैंने? हाँ तो ये कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आया। तो ये तो हम लोग को पता होना चाहिए था, एक साइकिल में 70 आता है तो 72 साइकिल में कितना आएगा? 72 इंटू 70 तो हो गया 5 लीटर। हाँ समझ में आया? समझा? हाँ। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना? चल तो स्ट्रोक, अच्छा हम्म। या कंफ्यूजन भी होगा, स्ट्रोक मतलब होता है सेकेंड। एक सेकेंड, सेकेंड में डिफाइन है, ठीक है ना? एक सेकेंड एक साइकिल हाँ। में, सेकेंड नहीं सॉरी, एक साइकिल के लिए डिफाइंड है। चलो पढ़ना क्या लिखा हुआ, देयर फोर। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricles per minute, an average 500 ml or 5 liter in a healthy individual. तो क्या बोल रहा है ये? कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय, Each ventricle. दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं चल रही है, ईच वेंट्रिकल। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। क्यों बोला पर मिनट? क्योंकि आपने तो बताया कार्डियक आउटपुट 1 मिनट के लिए डिफाइंड है, और कार्डियक आउटपुट का मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड। तो जोड़ दो सब, अमाउंट ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 liter. याद रहेगा, इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। चलो, The body has the ability to alter the द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द, stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. तो एक चीज़ तो ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, फिर से वंस अगेन, ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम फिक्स है, ना फिर ना तो हार्ट रेट फिक्स है, इसलिए Cardiac. कार्डियक आउटपुट भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना? डिटेल में आएगा आगे, तुम हाँ लोग फर्स्ट ईयर में। तो ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम फिक्स है, 70 ml तो हेल्दी इंडिविजुअल में था, तो ये 70 ml 120 ml 80 ml भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। तो ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम फिक्स है और ना तो हार्ट रेट फिक्स है। याद रहेगा? हाँ। चलो आगे में। हम्म, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा किस में होगा? एथलीट्स में ज़्यादा होता है कार्डियक आउटपुट में, क्योंकि वो लोग के मसल्स में डिमांड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट बहुत ज़्यादा होता है। 70 ml नहीं, 70 ml ज़्यादा ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है ना? नॉट अभी एनसीईआरटी में है तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस याद रखना है दोनों भी फिक्स नहीं है। चलो अब रीड करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope. हम्म, The first sound, lub, is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valves, हम्म। whereas the second sound, dub, is associated with the closure of semilunar valves. These sounds are of critical diagnostic significance. अब मेरी बात सुनना, लब और डब पता है कब आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आएगा ना? Ventricular. सिस्टोल, अब ध्यान सुनना कैसे। हाँ जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो मतलब जैसे ही प्रेशर बिल्ड हुआ तो कौन बंद हुआ? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हुआ ना? बंद हुआ, हाँ लब, हाँ ये हुआ। अब बंद होने के बाद जब ये नेगेटिव प्रेशर स्टार्ट हुआ तो कौन सबसे पहले क्लोज हुआ? सेमीलुनर SL वॉल, valve. सेमीलुनर वॉल ना, तो तब आया हाँ डब। तो लब और डब, सबसे पहले तो ये ट्रिक याद रखना, ये हमेशा क्लोजर पे सुनाई देता है। किसके क्लोजर पे सुनाई देता है? बस क्लोजर पे सुनाई देता है। दूसरी बात, कब सुनाई देता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सुनाई देता है। तो सबसे पहले क्लोजर में, क्लोजर ऑफ वॉल में सुनाई देता है। क्लोजर ऑफ वॉल कब होता है सर?
से वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी लब और टब कब आता है? लब टब आएगा जब कौन क्लोज होगा? ट्राइकस्पिड। सेमिल्यूनर। लब। नहीं नहीं, हाँ, से ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड। डब कब आएगा? जब कौन क्लोज होगा? सेमिल्यूनर। तो क्लोज वर्ड तो याद ही रखना है। तो क्लोज में क्या होगा? सेमिलुनर होगा, और क्लोज में यहाँ पे क्या होगा? सेमिलुनर होगा। समझ में आया? ट्राइकस्पिड हाँ बाइकस्पिड सेमिलुनर, डन है। ठीक है ना? अब ये क्या बोल रहे हैं? दी साउंड इज ऑफ क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब पता चलेगा कि जब लब डब प्रॉपर नहीं आता है या कुछ और नहीं आता, तो हार्ट की वॉल में कुछ डिफेक्ट हो रहा है। समझ में आया? हाँ। डन है। कुछ कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण ही ब्लड बाहर आता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण ही लब और डब आता है। याद रहेगा? याद रखना, हाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स में ही सब कुछ होने के कारण लब और डब और ये सब आता है। सिस्टोल, लब, जैसे डायस्टोल स्टार्ट हुआ डब। चले, ठीक है, 2 मिनट देना, हाँ स्टार्ट करते हैं ईसीजी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में क्या डाउट है? पूरे चैप्टर में डाउट है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 2 मिनट देना, आता हूँ, फिर ईसीजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नहीं। चलो, तो पढ़े इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है ना? तो अपने एक चीज़ याद हाँ रखना, यहाँ उल्टा चलता है। ग्राफ मशीन होती है और ग्राम पेपर होता है जिस पे वो। स्केचिंग आती हाँ है, याद रहेगा पेपर। ना? और सब जगह इस एक होता है, एक ब्रेन के लिए भी होता है।
उसमें भी ऐसे होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ एक होता है, ई के होता है जो, उसमें याद रखना, उसमें भी सेम होता है कि जो ग्राफ बनता है वो ग्राम है, एंड जो मशीन है वो ग्राफ है, याद रखना, ठीक है यहाँ पे। चलो चलो देखते हैं, हाँ इसमें भी डाउट है। पी वेव, यू वेव, टी वेव में डाउट है ना, क्या क्या होता है, ठीक है ना। चलो रीड हाँ। करना क्या है, ठीक। पढ़ना क्या लिखा। You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A हाँ। patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 हम्म। as the patient as the patient अब goes सुनना, into the कार्डियक अरेस्ट। cardiac अच्छा एक arrest. बात बताना, जब कार्डियक, अच्छा ये पिप पिप का मतलब पता है क्या, ऐसे हो रहा है, मतलब वोल्टेज वेरी हो रहा है, राइट, मतलब वो जिंदा है। हाँ हार्ट में वोल्टेज वेरी हो रहा है, मतलब वो पर्सन जिंदा है। पी मतलब क्या हो गया, वोल्टेज आना, वेरिएशन बंद। वोल्टेज वेरिएशन बंद मतलब वो मर गया है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुक जाना। तो कार्डियक हाँ अरेस्ट का मतलब हार्ट रुक गया है, तो रुक गया तो वोल्टेज वेरिएशन नहीं हो रहा है ना उसके अंदर, हाँ इसलिए आदमी की डेथ घोषित कर दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, डेथ हो चुका है। पी मतलब स्टेट लाइन का मतलब क्या होता है, नो कार्डियक वोल्टेज वेरिएशन। अभी देखेंगे वोल्टेज वेरिएशन क्यों आता है, जब हार्ट में कोई वोल्टेज वेरिएशन नहीं आ रहा मतलब पर्सन की डेथ हो चुकी है, राइट। चलो रीड करना, अभी क्या लिखा हुआ। This type of machine is used to obtain an electrogram. अब सुनना, दिस टाइप ऑफ मशीन, मशीन का नाम क्या है, ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। टू ऑप्टेन, क्या ऑप्टेन करेंगे, कुछ ग्राफ पेपर में ऑप्टेन करेंगे ना। Electrocardiogram. हाँ, तो ग्राफ पेपर में कुछ ऑप्टेन करेंगे, उस ग्राफ का नाम ग्राफ नहीं है, क्या है, ग्राम है, याद रहेगा। टू ऑप्टेन, क्या ऑप्टेन करते हैं, कुछ ग्राफ में ऑप्टेन कर देना, ग्राफ पेपर में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलो पढ़ना। अब ईसीजी क्या है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. तो ये क्या बोल रहा है, ये जो मशीन होती है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सर एक मशीन है जिसके अंदर मुझे हार्ट के वोल्टेज वेरिएशन के बारे में पता चलता है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। चले आगे, चल रीड आगे। हाँ, टू ऑप्टेन ईसीजी। हम्म। a patient is connected to the machine with three electrical leads, बहुत इंपॉर्टेंट one है। to each wrist हाँ, and to the left ankle. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, क्या तीन लीड है ना, तीन लीड का मतलब क्या होता है, लीड क्या होता है वो हटाओ, अभी नहीं याद रखना, बस याद रखना है कहाँ अटैच करते हैं। एक तो दोनों हैंड में, और एक तीसरा लेफ्ट लेग में, लेफ्ट एंकल, Ankle. याद रहेगा, भूलना मत वो, ठीक है ना। चार नहीं होते, तीन होते। चलो आगे में। हम्म। हाँ, चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीड क्यों अटैच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए, राइट। मुझे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए, किससे चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ शो करेगा मुझे, ठीक है ना। तीन इलेक्ट्रिकल लीड लिया, अलग अलग, वो तुम लोग फर्स्ट ईयर में आता है, वो अलग अलग एंगल पे वो मेजर करता है, ठीक है ना। हाँ, चलो हाँ, अब पढ़ना क्या लिखा हुआ, दैट। that continuously monitor the heart activity. हम्म। For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads are attached to the chest region. हम्म। Here we will talk about a standard ECG. तो मेरी बात सुनना, जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं चेस्ट पे लगाता है वो क्या है, वो डिटेल वो स्टडी होती डिटेल है। तो इसका मतलब ये नहीं, 12 टोटल कितनी लीड होती है, 12 लीड होती है, ठीक है ना। 12 लीड्स लगाते हैं डिटेल हार्ट के हाँ साउंड को प्रॉपर तरीके से, डिटेल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एकदम डिटेल में समझने के लिए 12 लीड सिस्टम आता है। लेकिन मुझे डिटेल नहीं जानना है, मुझे क्या जानना है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब बस क्या चल रहा है हार्ट में वो बता दो, सुपरफिशली।
उसके लिए 3 लीड सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें से मेरा दो दोनों हैंड में, मतलब रिस्ट वॉच जहाँ घड़ियाँ पहनते दोनों हैंड में, और एक लेफ्ट एंकल में लगा के। समझ में आया? हाँ। चलो अब पढ़ना क्या लिखा हुआ ईच पीक से। Each peak in the ECG is identified with the letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. अब सुनना, ये जो लेटर्स है, ये जो क्या बोल रहे हैं, लेटर्स क्या बता रहा है? कुछ नहीं, बस ये लोग स्पेशल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बता रहा है कि पी के समय क्या हो रहा होगा, क्यू आर एस के जगह के समय क्या हो रहा होगा, पी के समय क्या होता है। स्पेशल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को ये लोग बता रही है नंबर्स। ये जो लेटर्स है ये जस्ट स्पेशल एक्टिविटी बता रहे हैं। चलो देखते हैं पी के समय क्या हो रहा है, क्यू आर एस के समय, टी के समय क्या। चलो रीड करना क्या लिखा है। The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. हाँ, अब मेरी बात सुनो। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, याद रहेगा? कंडक्शन, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन। तो बताना हम लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, दोनों जॉइंट डायस्टोल में थे, रिलैक्स कर रहे थे। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट किया? सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट किया? आर्ट्रिया। तो आर्ट्रियल atria. डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल एक्साइटेशन, दोनों एक ही चीज़ मैंने बताया ना। हाँ, एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन दोनों एक ही। जब कोई चीज़ डीपोलराइज होती है तभी एक्साइट होती है, याद रहेगा? हाँ, अच्छा पता है ना नर्व्स कंडक्शन कैसे करता है? जब डीपोलराइज तब कंडक्शन, तो पता है ना सारी चीज़ें। व्हेन ए हाँ, नर्व्स इज डीपोलराइज, सोडियम पोटेशियम चैनल इधर उधर होते हैं, तभी जब हाँ, सोडियम और पोटेशियम आगे अंदर बढ़ता तभी तो कंडक्शन होता है इम्पल्स का। तो याद रखना पी वेव क्या बता रहा है, ये ऐसा ऊपर एक्साइटेशन जैसे ऊपर गया नहीं, मतलब एक्साइट हुआ। हाँ, एक्साइट कब हुआ होगा? सबसे पहले क्या होता है? आर्ट्रियल सिस्टोल में हुआ होगा, नहीं सारी चीज़ें याद रहेगा। तो बोल रहा हाँ, है द पी वेव रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी। atria, चलो आगे। which leads to the contraction बस बोलता है ट्रिया, of both हो गया, the atria. खत्म। पी वेव एक्साइट हुआ, ऊपर की तरफ ग्राफ गया है, पी वेव आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल एक्साइटमेंट, जिसके कारण क्या हुआ? आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। चलो डन है, पी वेव में कोई डाउट है? नहीं. ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ? The QRS complex represent the depolarization of the ventricles, which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the तो systole. सबसे पहले तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? क्यों कॉम्प्लेक्स है? QRS complex. क्योंकि एक लेटर नहीं है, लेटर्स का ग्रुप है ये, तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसने क्या बोला क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में, कि जैसे ही क्यू वेव स्टार्ट हुआ और उसके कुछ समय बाद क्या स्टार्ट हुआ है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, याद रहेगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है? Ventricular contraction. पूरा का पूरा क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कौन सा पॉइंट है जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बिगिनिंग को बताता है कि हाँ स्टार्ट हो गया। Q. क्यू नहीं, क्यू के जस्ट आगे। रीड क्या लिखा है? आफ्टर क्यू, क्यू नहीं, क्यू के बाद, Q के बाद. मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो क्यू के बाद कुछ दिख रहा है यहाँ पे नीचे डिप, हाँ, वो डिप क्यू के बाद आ रहा है, और वही डिपिंग क्या बता रहा है मुझे? यही डिपिंग मुझे ये बता रहा है कि वेंट्रिकुलर्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। समझा? स्टार्ट हो गया. तो दोनों हाँ, देखो देखो, अच्छा दोनों भी एक्साइटमेंट है ना, ऊपर की तरफ गया है ना, तो ये भी एक्साइटमेंट था, ये भी हाँ, एक्साइटमेंट था, ये आर्ट्रियल एक्साइटमेंट था, ये वेंट्रिकुलर एक्साइटमेंट था। इजी है। एक्साइटमेंट मतलब हाँ, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो तीनों वर्ड सिमिलर है।
एक्साइटमेंट, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तीनों एक ही है। ठीक है, चलूँ। हाँ लाइन याद रखना, ठीक है ना, क्यू के जस्ट बाद इनिशिएट हुआ है वेंट्रिकुलर वो, ठीक है ना। चलो, ओके, नाउ रीड दिस। हो गया the क्यू आर एस T को। wave हाँ, represent ओके ओके, रीड। हाँ, तो टी वेव। represent the return of the ventricles from excited to normal state, repolarization. हाँ, The end of the T wave mark the end of systole. अब चलो, तो इसने क्या बोला, अब देखते सर ये टी वेव क्यों आया। तो याद रखना, टी वेव एक्साइटमेंट नहीं है, रिलैक्सेशन है, याद रहेगा। टी वेव एक्साइटेशन नहीं है, रिलैक्सेशन है। किसके रिलैक्सेशन से आया, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स बड़ा है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता हाँ है तो भी वोल्टेज वेरिएशन होता है, बड़ा वाला। लेकिन जब रिलैक्स होता है तो थोड़ा सा वोल्टेज वेरिएशन होता है। क्या होता है, थोड़ा सा वोल्टेज वेरिएशन होता है। और वो वोल्टेज वेरिएशन क्या है, टी। तो टी एक्चुअली क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है या डायस्टोल, डायस्टोल है ना, हाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल को बताता है। और ये बोल रहा है एंड ऑफ टी वेव। एंड ऑफ टी वेव क्या बताता है, ventricular diastole. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को बताता हाँ है। मेरी बात सुनना, वापिस से क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले वापस टी वेव पढ़ते, देखो, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकुलर फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल। तो मैं जा रहा हूँ, अभी आ नहीं चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। फिर से मैं पोलराइज बनने की कोशिश करूंगा। डीपोलराइजेशन मतलब कंडक्शन, रीपोलराइजेशन मतलब शांति की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये वर्ड याद रखना, हाँ द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, नॉट डायस्टोल, कंफ्यूज मत होना। ये लोगों का कंफ्यूजन पता है क्या है, कि टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बताता है ना, कि वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है, राइट, वेंट्रिकल एक्साइटेड से नॉर्मल की तरफ जा रहा है। लेकिन टी वेव के एंड में कंफ्यूजन नहीं होना है। टी वेव का एंड क्या बताता है, ventricular systole. हो चुका है, खत्म हो गया। ये टी वेव का एंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड दोनों मैच करते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा मैंने ना क्वेश्चन देखा है इसमें एग्जाम्स में, तो ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये बता तो रहा है डायस्टोल का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लेकिन ये एंड ऑफ टी वेव क्या बता रहा है, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, समझा। हाँ चले आगे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। Obviously, by counting the number of QRS complex हम्म that occur in a given time period, हम्म one can determine the heartbeat हार्ट rate बीट पता of an चलता है ना, individual. कि एक मिनट में कितनी बार क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आया, वही तो हार्ट बीट हो गया। हाँ देखो, ऐसा नहीं क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स को ही देख के बोल सकते, कुछ भी देख लो, कितनी बार पी वेव आया, कितनी बार टी वेव, लेकिन क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा होता है ना, तो प्रॉपरली दिखता है, इसलिए हम लोग क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पी वेव कितनी बार आया, पी वेव भी हो सकता है, क्यू आर एक्स भी, लेकिन क्यू आर एक्स थोड़ा बड़ा है, तो वो ग्राफ पे प्रॉपरली विजिबल होता है, ठीक है। तो उसका स्किपिंग हाँ मेरे आँख से नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ा है तो आँख से भाग नहीं सकता है, हर एक को काउंट कर सकता हूँ मैं। तो जितनी जितना क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है एक मिनट में, वही मेरा क्या है, हार्ट बीट है, ठीक है ना। चलो आगे चलना। Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for the given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. Hence, it is of a great सही clinical बात है ना, significance. किसी का हाँ क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स पी वे चलो ऐसा आया, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स ऐसा गया, और टी वेव आया ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसमें टी वेव हाँ नहीं है, तो टी वेव नहीं तो क्या हुआ होगा, डिजीज ही तो हुई होगी, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, ये लोगों ने इसके हाँ बारे में नहीं बताया होगा, तो इसके बारे में जानना भी नहीं है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, दिख रहा है प्रॉपर। हाँ ये लोगों ने इसके बारे में बताया नहीं है, तो इसके बारे में जानना भी नहीं है।
तो ये टी वेव बिल्कुल नहीं है, टी वेव ये है। टी वेव कैसा होता है? अच्छा देखा है जो लहर कैसी आती है, लहर जैसा दिख रहा है ना, ऐसा हाँ। नहीं है, ये लहर की जैसा है। तो टी वेव कैसा होता है? टाइडल वेव, ठीक है ना, टाइड के बराबर। तो बताना और कुछ बताओ इसमें, बायोलॉजी में और कुछ बताओ कोई टॉपिक। नहीं। चलो अभी अपने पास आधा घंटा है ना, आधा घंटा करें नहीं, पढ़ना, आधा घंटा चलो पढ़े। फिजिक्स करूँ आधा घंटा? ये चैप्टर। बोलो, इसके भी आगे कुछ बताओ। नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला। हो गया ना, कुछ और बताना है बायो में? यू टेल मी, कोई टॉपिक जो सब डिफिकल्ट लग रहा है, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी तो रेगुलेशन, रिवीजन नहीं किया है रेगुलेशन पढ़ने से आगे का। क्वेश्चन आता है। तो क्या पढ़ाओ, क्या फिजिक्स कराओ? हाँ। चलो, फिजिक्स में किधर गया अपना एनएलएम, ये था। हाँ, तो फ्रिक्शन वाला हाँ पढ़ना है। फ्रिक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना, याद है ना हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे हल्का हल्का। अब मैं बता रहा था फ्रिक्शन हाँ। का एग्जिस्टेंस कैसे है, मतलब फ्रिक्शन आता कैसे, ठीक है ना। अब चलो, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर याद होगा हल्का हल्का, तो मैंने बताया था फ्रिक्शन किसका पार्ट है? फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखना, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब फ्रिक्शन आता कब है? जब सरफेस कांटेक्ट में आती है। तो ये भी फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक पार्ट है, और नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का एक पार्ट है, ठीक है। अब फ्रिक्शन आता क्यों है? क्योंकि जैसे हम लोग को ये लग रहा है हाथ मेरी स्मूथ है, राइट, लेकिन हाथ में स्मूथ नहीं, हाथ में माइक्रोस्कोप से गए छोटे से गड्ढे बने हुए, राइट, ऐसे एलिवेशन है। हाँ। और इस हाथ में भी एलिवेशन, जब मैं दोनों को जोर से पुश लगाऊं और थोड़ा स्लाइड करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या फील होगा? मोशन में अपोजिशन प्रोड्यूस होगा। एकदम फिसल नहीं गया ना, अपने आप हाथ ऐसे रखा फिसल नहीं गया ना, कुछ अपोजिशन फील हो रहा है जब मैं ऐसे से कर रहा हूँ। तो ये अपोजिशन आया क्यों, इसके पीछे का रीज़न है ये इरेगुलर सरफेस। ये हमारी जितनी भी सरफेस है, जितनी भी हमारे पास है, सरफेस ऐसे नहीं होती है माइक्रोस्कोप लेवल पे। ये कहाँ देख रहे हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप से देखे, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। हाँ, तो माइक्रोस्कोप से मुझे क्या देखने मिला? प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन, समझ में आया? हाँ। तो ये हुआ क्या? हुआ ये, इसका जो ये प्रोजेक्शन है ना, इसके डिप्रेशन में फंस गया, इसका प्रोजेक्शन इसके डिप्रेशन में फट गया, और इसका प्रोजेक्शन इसके डिप्रेशन में फंस गया। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न आ गया ना। हाँ। और ये इंटरलॉकिंग पैटर्न ये इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या कर रहा है? मूव नहीं करने दे रहा है एक बॉडी को एक दूसरे के ऊपर, समझ में आया? चलो, हाँ। चलो ये रीड करना क्या लिखा हुआ, चलो कहाँ तक पढ़ा था हम लोग ने? ओके ओके ओके, हाँ, चलो पढ़ते हैं, ये पढ़ना यहाँ से। The above figure shows minute irregularity on two surfaces which are locked into one another. If लॉक we बॉडी, want to move any surface, some part of the external force applied is used to overcome this interlocking. यस, क्या बोल रहा है ये लोग? जब मैं रखा हूँ ये लोग को, तो ये ऐसे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स External लगाना पड़ेगा। force. क्यों लगाना पड़ेगा? इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। किस लिए लगाना पड़ेगा? इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने, क्योंकि जब तक इंटरलॉकिंग में ब्रेक नहीं करूँगा, ऑब्जेक्ट आराम से मूव होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा, अभी देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स के लिए एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल सब डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो याद रखना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, इसको इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए, समझ में आया ना? चलो आगे में, हाँ. तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। चलो पढ़ना, आगे क्या लिखा हुआ? A rough surface has a large number of irregularities, so the force of friction is greater. ज़्यादा है A इरेगुलरिटी, smooth ज़्यादा है, sur- हाँ, तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग, ज़्यादा फोर्स। a smooth surface has small number of irregularity, so the force of friction is less. सही बात है ना, कम इंटरलॉकिंग, कम फोर्स। चलो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, पढ़ना।
Normal reaction. The force of friction depends on the normal reaction also. As the normal reaction increases, the interlocking between two surfaces in contact increases as they press harder against each other and hence friction increases. ये चीज़ को ना याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? वहाँ पे मेरी बात सुनिए। अच्छा एक बात बताना, खुद से एक्सपेरिमेंट किया होगा ठीक है ना, कि जैसे ये टेबल था उस पर एक बुक रखा था, ठीक है ना, एक बुक अच्छे से बनाता हूँ, एक टेबल था उसमें मैंने बुक रखा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस बुक को उंगली से धक्का देना तो ये चल पड़ेगा कुछ फोर्स लगाने पे। अब एक हाथ से इसको दबाना और दूसरे हाथ से मूव कराना, तो ये मूव करेगा क्या? वेरी हार्ड टू नहीं। मूव होगा, वेरी वेरी हार्ड, वेरी ज़्यादा फोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से जब फोर्स लगाया तो ये जो यहाँ है ना, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, बढ़ गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या था? हाँ। कांटेक्ट फोर्स। तो जब मैंने ये बाहर से, जब मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्ट अभी कैसे बढ़ता है उसका इक्वेशन भी बनेगा नीचे, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन में कैसे डिपेंड करता है। तो ये इंटरलॉकिंग क्या हो गई, और स्ट्रांग हो गई ना। तो जब मैंने बाहर से एक फोर्स लगाया तो इन दोनों के बीच पे इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो गई, और इंटरलॉकिंग का मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा मुझे एन एक्सटर्नल रिक्वायर होगा उसको मूव करने के लिए। समझा? हाँ। अच्छा अब इलस्ट्रेशन, कुछ कुछ ये लोग समझाने की कोशिश करें, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन, चलो पढ़ना क्या लिखा हुआ, पहला इलस्ट्रेशन। It is easy to empty box than a loaded box क्यों? because normal reaction हाँ, of an empty box is less than that of a loaded box. Normal reaction is equal to weight in case of horizontal motion, while in motion of an inclined plane, normal reaction will be less than the weight of the body. वो तो बताऊँ। अच्छा एक बात बताना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो बताना इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसका मास m है तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा mg, हाँ। और नॉर्मल रिएक्शन n। ऊपर नॉर्मल। तो मैंने क्या बोला, जब कोई, अच्छा ये इक्विलिब्रियम पे है ना, हाँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, लेफ्ट का राइट के बराबर। तो ऊपर इज इक्वल टू हाँ। ये एम्प्टी बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन इतना, ठीक है ना। अब बोला से मैंने मटेरियल डाल दिया, चलो मटेरियल का मास कैपिटल M है, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन का मुझे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं। अब खुद सोचना, क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है ना, बढ़ गया ना, हाँ। इसमें भर दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन भर दिया, तो अब मेरे लिए खींचना भी मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ। थिंक अबाउट दैट, खींचना क्यों मुश्किल हो गया होगा? क्योंकि क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, मास बढ़ गया। क्या बढ़ गया, मास बढ़ गया। मास बढ़ गया, मास बढ़ने से क्या बढ़ गया, नॉर्मल और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से क्या बढ़ गया, फ्रिक्शन फोर्स। समझा? फ्रिक्शन। यस, इस चीज़ को याद रखना है। तो अगर नॉर्मल, तो इसलिए याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन किसी भी रीज़न से बढ़े, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए। इसीलिए लोडेड बॉक्स में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग इस इलस्ट्रेशन में, कि लोडेड बॉक्स को खींचना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू खाली एम्प्टी बॉक्स को, बॉक्स। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन डन है, चलो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हाँ। कहाँ पे पढ़ना। Force of friction is independent of area of contact. तो कुछ लोग को लगता है ना कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं। है। ट्रिक लगाना, मुझे बताना, अगर इसको मैं चपटा करके ऐसा बना दूँ तो अभी भी इसका मास mg रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन n रहेगा, और n mg के बराबर आ रहा है ना, आ रहा है? हाँ। और नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ, तो जब नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रहेगा। चलो हाँ। तो ये लोग कुछ बताने की कोशिश करें, तो जल्दी ये देखते क्या है।
इलेस्ट्रेशन 4 पढ़ने से लिखा। In both figure, the area of contact are different, but the force of friction is same because the nature of the forces in contact and the normal reaction are same in both the cases. नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। जब नॉर्मल रिएक्शन, जब मास चेंज नहीं हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा। अब ये काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन समझना है, जो कि मैंने थोड़ा सा बताया था लास्ट टाइम। फिर देखते हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। सी, आसान है। कैसे? कोई बॉडी चल रही है तो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना। हाँ जब मैं ब्लॉक जो था उसको मैं घसीट रहा था ज़मीन के ऊपर, तो भी तो फ्रिक्शन फोर्स झेल रहा था ना। हाँ उस समय जो हाँ फ्रिक्शन है, याद रखना, जब कोई बॉडी मोशन में होती, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू मोशन। तो जब कोई बॉडी मूव कर रही थी, उस मूवमेंट के दौरान अगर बॉडी पे कोई फ्रिक्शन आया तो उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। kinetic friction. और स्टैटिक मतलब तो बताया था ना, अपने घर में कोई कबाड़ रखा हुआ, राइट, उसको फोर्स हाँ लगाया मैं 5 न्यूटन का, तो मूव किया क्या उसने? नहीं मूव किया ना। नहीं इसका मतलब उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स जनरेट किया, राइट। हाँ 10 न्यूटन का लगाया तो भी नहीं हुआ, 50 100 बताया था ना। 10 न्यूटन, तो याद रखनी जो वैल्यू आ रही है ना, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस समय जितने फ्रिक्शंस की वैल्यू आती है जस्ट बिफोर मूवमेंट, एक समय ऐसा है अगर 5,000 न्यूटन लगा दो, जस्ट चल देगा ना, ये राइट। तो हाँ 0 से लेकर 5,000 न्यूटन तक जितनी भी वैल्यूज है, सारी की सारी वैल्यूज को क्या बोलूँगा मैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बोलूँगा। static friction. और तुम लोग को क्लास में पढ़ाया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती है। जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी देखेंगे एग्जांपल में, समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या? रुका हुआ। हाँ तो जब कोई बॉडी रुकी हुई है और वो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन है उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? हाँ. चल जल्दी से पढ़ते हैं, क्या है स्टैटिक और क्या है काइनेटिक। The kind of friction that acts when a body slides over a surface is called a kinetic friction force. The adjective kinetic and the subscript k reminds us that the two surfaces are moving relatively to each other. The magnitude of the kinetic friction force usually increases when the normal force increases. हम्म। This is why it takes more force to slide a box full of books across the floor than to slide the same box when it is empty. रुको। This principle is also used हाँ to पढ़ना पढ़ना। automotive braking system. हाँ पढ़ना The क्या है? harder the brake pads are squeezed again the rotating brake disc, the हम्म। greater the braking effect. हम्म। In many cases, the magnitude of the kinetic friction force is found experimentally to be approximately proportional to the magnitude of the normal force. In हम्म। such case, we represent the relationship by the equation. क्या बोला इसने? कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई बॉडी चल रही है, स्लाइड हो रही है, राइट। कोई बॉडी चल रही है, जब कोई बॉडी चल रही है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। दूसरी बात, ये लोग ने सीधा क्या बताया? काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? लोग बोल रहे हैं एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन दी नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो एफ के इज इक्वल टू हाँ म्यू के एन। और म्यू क्या होगा? कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। याद रहे? ठीक है ना। हाँ. चलो याद पढ़ने यहाँ पे क्या लिखा है? Where म्यू के, ये क्या है? म्यू म्यू उसको म्यू पढ़ते हैं। Where mu is a constant called the coefficient of kinetic friction. हम्म। The more slippery the surface, the smaller the coefficient of friction because it is a quotient of two force magnitude. Mu is a pure number
without units. याद रहेगा सबसे पहले तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई सरफेस बहुत स्मूथ है उसका म्यू बहुत कम होगा ना, राइट। हाँ और कोई सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है उसका म्यू के बहुत ज़्यादा होगा, याद रहेगा। हाँ. चल अब पढ़ना, नोट क्या लिखा हुआ है। Friction and normal forces are always perpendicular. Remember that oh, friction equals to mu k. N is not a vector equation because friction and n are always perpendicular. Rather, it is a scalar relationship between the magnitude of the two forces. सुनना मेरी बात, याद रखना, सरफेस कैसा भी हो, जैसे एक सरफेस ऐसा है तो बताना यहाँ पे 1 सेकंड देखना है, सरफेस ऐसा तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, सरफेस के अलॉन्ग होता है ना, तो ये फ्रिक्शन ऐसा हाँ होगा ना इस डायरेक्शन में, हाँ लेकिन नॉर्मल नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, सरफेस कैसा भी हो, क्या चीज़ परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। याद रहेगा, याद रखना है, रिपीट हाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नोट, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, याद रहेगा। इट इज स्केलर रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ, वो जानने की जरूरत नहीं, बस याद रखना दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो हम लोग ना स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें। हाँ चलो, ये लोग ने तीन चार एग्जाम्पल से लोग ने स्टैटिक और काइनेटिक दोनों एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है ना। देखो कितना अच्छे से समझाएंगे लोग, जो कि मैंने बता दिया है, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन आने के बाद 5000 आने के बाद बॉडी चलने लगेगी, राइट। तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा जब चल रही थी उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और kinetic friction. 5000 तक, 0 न्यूटन से लेके 5000 न्यूटन तक की जितनी भी वैल्यूज़ है सारी कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज़ है, क्योंकि रुकी हुई थी ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज़ है। और जिस फोर्स पे बॉडी ने जस्ट चलना स्टार्ट किया, जैसे समझो ना घर में मैंने एक कबाड़ रखा है, 1 न्यूटन लगाया, चला नहीं चला, तो 1 न्यूटन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि एक Static न्यूटन friction. मैंने उस कबाड़ पे आगे लगाया तो उसने 1 न्यूटन का फोर्स मेरे अगेंस्ट लगा दिया, अपने आप जनरेट हो गया 1 न्यूटन, नहीं चला। 2 न्यूटन लगाया, उसने भी 2 न्यूटन प्रोड्यूस कर दिया, तो ये 1 न्यूटन, अच्छा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन प्रोड्यूस कर दिया, ये सब स्टैटिक, ये सब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। लेकिन जैसे ही मैंने 5000 न्यूटन लगाया ना, ये चलने लगा, जस्ट स्टार्ट किया चलना, तो ये 5000 क्या है, Hmm. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना। क्योंकि जैसे ही मैंने 5001 किया ना, ये बॉडी चलने लगी, और जब बॉडी चलती है तो कौन सी चीज मर जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन मर गया ना। हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कब था, जब बॉडी रुकी हुई थी। तो 5000 तक हाँ बॉडी जस्ट रुकी हुई थी, या बोलूंगा जस्ट चल रही थी, तो 5000 तक स्टैटिक फ्रिक्शन था। जैसे ही 5000 से मतलब थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा किया तो बॉडी चलने लगी, तो कौन सी चीज़ मर गई, स्टैटिक फ्रिक्शन का static एग्जिस्टेंस खत्म हो friction. गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। याद रहेगा इस चीज़ को। तो जिस वैल्यू, जिस फोर्स पे बॉडी जस्ट अपना मोशन चालू करती है उसको बोलती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना, क्योंकि लिमिट है ना, 5000 इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 5000 को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रहेगा। हाँ चलो अब देखते हैं, कुछ डाउट है यहाँ तक, बताना जल्दी से। नहीं. चलो जल्दी से ना चारों डायग्राम समझते क्या है। चलो पढ़ने के लिए का फिगर, Figure A, B, and C, where there is no relative motion, the magnitude of the static friction force is less than or equal to mu n. Wh- When there is relative in D, when there is relative motion, the magnitude of the kinetic friction force F equals to mu n. In E, a graph of the friction force magnitude F as the function of the magnitude T of the applied force T.
The kinetic friction force varies somewhat as intermolecular bonds form and break. तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन है ना, फ्रिक्शन कब आता है? अच्छा यू टेल मी, फ्रिक्शन कब जनरेट होता है? मतलब जब फ्रिक्शन दो बॉडी कांटेक्ट में। जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, पहला लाइन तो ये, दूसरा लाइन देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी, या तो रिलेटिव मोशन है या तो टेंडेंसी है। फ्रिक्शन तभी आता है रिलेटिव जब दो मोशन क्या होगा? क्या? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। अच्छा, ये दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मूव ही नहीं कर रहा है ना, देखो। हाँ। तो इसलिए वर्ड रिलेटिव का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मूव करे या तो इसके तभी फ्रिक्शन आएगा। सी, अब अपना हैंड ऐसे करेंगे तो फ्रिक्शन फील हो रहा है, ऐसे मूव करें फ्रिक्शन फील हाँ। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन है दोनों नहीं। के बीच में। तो डेफिनेशन क्या है? वेन एवर देर इज ए relative नो motion रिलेटिव मोशन। whenever there is a relative motion between the surface in contact, then there is a force which is generated that opposes the relative motion। अच्छा, फ्रिक्शन क्यों आ रहा है पता है? वो मोशन को अपोज कर रहा है ना। मैंने बोला मैं आगे जा रहा हूँ, तो बोला मत जा, मैं तुझे अपोज करूँगा। तो वो जो अपोजिशन आया ना रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट, उस मोशन को ही हम लोग, उस फोर्स, वो जो फोर्स जनरेट हुआ जो रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, उसका ही नाम है फ्रिक्शन। समझ में आया? हाँ। डाउट है? नहीं। तो बात बताना, जब कोई बॉडी रखी हुई है तो फ्रिक्शन कितना होगा बताना? तो दिमाग चलाने का, जब कोई बॉडी रखी हुई तो कोई देर इज अ टेंडेंसी टू मूव द बॉडी, बॉडी खुद से चलना चाहती है? नहीं चलना नहीं। चाहती ना। तो मतलब देर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी ना। ये बस रखा हुआ ऐसे, ये चलना ही नहीं चाहती अपने आप से। तो जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो होगा ना। हाँ। बात है ना, यहाँ पे वही लिखा है। नो अप्लाइड फोर्स, बॉक्स इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स जीरो, क्योंकि बॉक्स खुद से तो नहीं चलने लगेगा। तो जब बॉक्स आराम से बैठा हुआ है तो वो खुद नहीं चलना चाहता, तो देर इज ए नो रिलेटिव मोशन हाँ। बिटवीन बॉक्स एंड द सरफेस, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो। अब ये लोग ने क्या बोला, थोड़ा सा मैंने टी टेंशन जो था उससे मैंने इसको आगे घसीटने की कोशिश की, और मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा था ना, फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं आगे नहीं जाने दूंगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। क्या होगा? जनरेट। जनरेट। और ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ और ये बॉडी को रोक के रख रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? हाँ। और इस समय अगर बॉडी 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाने पे भी अगर बॉडी रुकी हुई है तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आगे का फोर्स पीछे के बराबर। आगे कौन है? टेंशन 5 न्यूटन का, पीछे फ्रिक्शन। याद रहेगा? हाँ। दूसरी बात, मैंने 5000 न्यूटन लगाया, तो 5000 न्यूटन पे ना जस्ट हल्का सा घसक गया, हल्का सा घसका, इसका मतलब ये जाने के लिए रेडी है। तो बताना, उस समय भी हाँ। जस्ट हल्का सा घसका, मतलब टेंडेंसी है घसकने की पूरी तरीके से, तो उस समय भी बॉडी मोर और लेस रेस्ट पे है। तो याद रखना उस समय हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 5000 न्यूटन। और याद रखना इस हाँ। 5000 न्यूटन को स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू। ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रहेगा? ठीक है ना? हाँ। तीसरी बात देखो, एफ एस लिखा है, सब जगह एफ एस लिखा हुआ, ठीक है ना? क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चल नहीं रही है, एफ एस है। जब तक बॉडी रुकी रहेगी या जस्ट चलने की कगार है, तो भी बॉडी रुकी हुई थी ना, जस्ट चलने को लिए चाहता है ना, रुका हुआ है ना, सब जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखना ये बॉडी चलने लगा। अच्छा, 5000 के ऊपर थोड़ा सा भी मैंने फोर्स लगाया तो क्या चलने लगेगा? हाँ। तो अगर ये चलने लगेगा तो कौन सा फोर्स मर जाएगा? स्टैटिक। स्टैटिक क्योंकि अब रखा थोड़ी फ्रिक्शन। ना हुआ है।
क्या अब आएगा चल नया? रहा। नया फोर्स क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी वही, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, याद रखना, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। चलो अब मुझे बात, चलो ग्राफिकल समझे, ग्राफिकल बता ना, ये ऐसा आया, क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि जब मैंने 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन के स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हुआ, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इसलिए ग्राफ स्टेट आ रहा। जब मैं 5000 न्यूटन लगाया तो एफ एस एक्स मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 5000 आया। उसके बाद बॉडी चलने लगी ना, तो उसके बाद बॉडी चलने लगी हाँ, थी। अब याद रखना, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बदलता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बदलता। सी काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू है ना। अगर ये 2000 हाँ, न्यूटन होगा तो 2000 2000 2000 2000 होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बदलता है। तो जब बाहर 5 था न्यूटन, तो 5 न्यूटन खुद बन गया। जब 1000 न्यूटन तो 1000 बन गया। जब 5000 था तो जस्ट स्टार्ट हो गया चलने के लिए, लेकिन अभी भी रुका हुआ है। तो याद रख, तो हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं पता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज कांस्टेंट रहती है। सेम। हाँ, कांस्टेंट रहती है। चलिए यहाँ से पढ़ना, और ना ग्राफ पढ़ लो, मैंने एग्जाम में ना लोग पूछ सकते हैं ना बोर्ड्स पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसा ऊपर ले जाना हाँ, और डिपिंग शो करना, ठीक है ना। ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके हल्का सा डिपिंग शो करके स्ट्रेट लाइन में। चल पढ़ना है। Friction forces may also act when there is no relative motion. हाँ If you try to slide a box across the floor, the हाँ box may not move at all because the floor exerts an equal and opposite friction force on the हाँ box. हाँ। This is called a static friction force. हम्म। In figure A, the box is at rest in equilibrium under the action of its weight and the upward normal force. The हाँ normal force is equal in magnitude to the weight and is exerted on the box by the floor. हाँ। Now we tie a rope to the box and gradually देखो, increases the tension. वो ना सारा एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर का जो मैंने बताया, ठीक है ना। डन है। हाँ, चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बता दिया, वैल्यू क्या होगी हाँ, याद रहेगा ना, जीरो से हाँ, लेके एक मैक्सिमम वैल्यू। अब पता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई ना 5000 न्यूटन, पता है कहाँ से आया? ये फॉर्मूले से आया। यू शुड नो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यू शुड नो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट मल्टीप्लाई दोनों को करना, 5000 आएगा। तो ये जो 5000 आ रहा है क्या है? कोएफिशिएंट, तो क्या है 5000 न्यूटन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको? static. मैक्सिमम वैल्यू। अब देखना, Maximum value of static यस, friction. और ये फॉर्मूले से आता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, देखना ध्यान से देखना। स्टैटिक फ्रिक्शन और इसमें एक चीज़ पता चलेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो किससे बड़ा है? काइनेटिक से बड़ा या बराबर होता है। देखना बड़ा है ना, म्यू एस म्यू के बड़ा है ना, हाँ, लेकिन कुछ जगह पे आके ये बराबर हो गया, ठीक है। तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, याद रहेगा। हाँ, चलो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन करेंगे अगली क्लास। आई कल फ्राइडे है ना, हाँ। कल से ऐसे मॉर्निंग में क्लास नहीं, है। नहीं, कल फ्राइडे ही है। कल फ्राइडे है ना, तो कल मॉर्निंग में क्लास है, हाँ, हर्षिता बोल रही थी, तो या तो मॉर्निंग में या तो दोपहर में। अब 3 दिन क्लास हम लोग लगातार लेंगे, ठीक है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है ना। हर्षिता फ्री है तो बात हाँ, करेंगे। और हम लोग क्या बात करेंगे? लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। कितना बाकी है लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, फिर एंगल ऑफ रिपोज एंड एवरीथिंग जो भी है। फिर देखो ये लोग ने फिर इसमें वो लगा दिया, फ्रिक्शन भी इसमें आएगा, याद है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा। फिर हाँ, देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी फ्रिक्शन आ गया ना, तो वापस से कंसेप्ट रिवीजन होगा। फिर ये देखो कितने सारे प्रॉब्लम बेस्ड है एक्सरसाइज है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे पढ़ तो लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पढ़ेंगे फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि सूडो फोर्स समझना है, ठीक है ना। चलो करें, हाँ। कल मिले।